नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की सुरक्षा को कहां से खतरा है, कितना खतरा है और हमारे इतने सारे हथियार होने के बावजूद हम खतरे में हैं। और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा खतरा चीन की तरफ से है और चीन की तरफ से इसलिए है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो खतरा है वो हमको पता ही नहीं चल पाता है। लगातार अलग अलग जगहों से, नासा से, कुछ चाइनीज़ एजेंसीज़ की तरफ से एक भयंकर टाइप का हमला हमारे देश के ऊपर हो रहा है। और ये हमला दिखने वाला हमला नहीं है, महसूस करने वाला हमला है। हमला क्या है, कैसा हमला है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम सब की ज़िंदगियाँ ज़्यादा खतरे में हैं, क्यों देश के ऊपर ये जो आक्रमण हो रहे हैं ये चिंता की बात है। इस पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे जो अभी लगातार बड़ी संख्या में देश भर में हम महसूस कर रहे हैं, जो हैकिंग के अटैक हो रहे हैं, हमारी संपत्तियों को, हमारे देश की संपत्तियों को, हमारे देश के संसाधनों को चुराया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला एपिसोड बहुत सिलसिलेवार रहने वाला है, बहुत जानकारी वाला रहने वाला है और बहुत समझा के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं अभी हाजिर हुआ। आपके घर में आपने बहुत मजबूत ताले लगाए हुए हैं, लोहे के बड़े बड़े जंगले लगाए हुए हैं, तगड़े वाले मुस्टंडे टाइप के आपने सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार हैं, 3 चक्र की सुरक्षा है, आपकी सोसाइटी के गेट पर भी गार्ड है, आपके ब्लॉक के गेट पर भी गार्ड है और आपके घर के बाहर भी गार्ड है। लेकिन इस सारी सुरक्षा के बावजूद आपके घर का माल मत्ता गायब हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? वो जो तरीका है इस तरह से दूसरे देशों पर हमले करने का, ये रक्तहीन जो तरीका है, इसको साइबर वॉर कहते हैं। यूक्रेन के साथ लड़ाई में हम लगातार, रूस की यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें हम इस वॉर को देख रहे हैं, लेकिन वो हमको खबरों में बड़ा बड़ा दिख रहा है। लेकिन भारत पे लगातार जो साइबर हमले होते हैं वो एक अलग और बड़ी समस्या बन गई है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि चीन ने हमारा जो लद्दाख के पास में जो हमारा पावर ग्रिड है, उस पूरे के पूरे पावर ग्रिड को अटैक किया और उसका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की और उस डाटा को, बहुत सारे डाटा को ले गया। सिक्योरिटी कैमरे जो लगे हुए हैं उनका डाटा निकाल लिया उसने, डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसका डाटा ले गया। मैंने आपको बताया था कि हमारी पावर ग्रिड के मामले में कमज़ोरी क्या है कि आराम से ये लोग हमारा डाटा निकाल के ले जाते हैं। लेकिन ये मामला तब का नहीं है। हमारा मौसम विभाग का अकाउंट हैक हो जाता है, कभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अकाउंट हैक हो जाता है, कभी कोई अकाउंट हो जाता है। लेकिन जो अकाउंट हैक होते हैं ना, जिसमें NFT वगैरह लगा देते हैं, ये तो मसल फ्लेक्सिंग है। ये हैकर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन जो साइबर हमले हमारे देश पे होते हैं, उन साइबर हमलों का इस तरह से हमलावर प्रचार नहीं करते हैं। वो चुपचाप आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घुसते हैं, आपका अकाउंट साफ़ कर देते हैं और आपके ये तीनों सुरक्षा चक्र बैठे रहते हैं। हम सब जानते हैं कि इस साल भारत सबसे बड़ा आयातक हथियारों का है और हम लोग अंधाधुंध हथियार खरीद रहे हैं, तोप खरीद रहे हैं, तमंचे खरीद रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, टैंक खरीद रहे हैं, गोला बारूद खरीद रहे हैं और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे बगल में जो चीन बैठा हुआ है वो इतना शक्तिशाली देश है कि अगर हमारे पास हथियार नहीं हुए तो हमको वो रौंद देगा। लेकिन ये दौर 1962 वाला दौर नहीं है, ये पुराना दौर नहीं है, ये आज का दौर है। और आज के दौर में लड़ाई 3 तरह से लड़ी जाती है। सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई साइबर अटैक भी होता है। वो सिर्फ आपकी ज़मीन में हथियार लेकर नहीं घुसते हैं, वो आपके कंप्यूटर में घुस के भी आपकी संपदा को ले जाते हैं और आपको पंगु बना सकते हैं, आपके देश का भट्टा बिठा सकते हैं। और
इस बार जब हमला हुआ था ग्रिड पे तो हमारे मंत्री जी ने बहुत कहा था कि हमने बचा लिया, हमने बचा लिया। आपने साइबर हमला बचाया नहीं था। वो आपके यहाँ का डेटा ले जाने में कामयाब हुए थे, वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए। उसको अपनी उपलब्धि मत बताइए, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ ये जानकारी भी आपको नहीं थी। ये जानकारी भी हमको एक विदेशी एजेंसी ने दी, एक अमेरिकन एजेंसी ने दी, और उसने बताया कि कैसे भारत के ऊपर साइबर हमला हो रहा है। और ये कंपनी है जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर, और ये लगातार हमको, रिसर्च इंस्टिंक्ट ग्रुप है इनका, वो हमको लगातार इस तरह की जानकारी देते रहते हैं कि देखिए चीन ने आपके ऊपर हमला कर दिया, चीन ने आपकी फ़लाँ चीज़ कब्ज़ा कर ली है, चीन ने आपके ऊपर ये कर लिया। और वो चूँकि दुनिया की बड़ी एजेंसी, ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ हमको बताती रहती हैं। अब बड़ा मसला इस तरह का है कि इस तरह की बहुत सारे हमले, बहुत सारे हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारी जासूसी की कोशिश हो रही है, हमारा सारा डाटा लोग निकाल के ले जा रहे हैं, कौन लोग ये काम कर रहे हैं। रेड फॉक्स ट्रॉट जो एक सरफेस में और दिखने वाला ग्रुप है, हैकर्स का ग्रुप, जो चाइना के लिए काम करता है, और बताया जाता है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एजेंट है, और वो हमारी चीज़ों के अंदर से हमारा डाटा, हमारे ऑफिस के डाटा, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, हमारी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशंस वो लगातार चुराते रहते हैं। और कुछ बातें जो आपको कहीं छपी या दिखी हुई नहीं मिलेंगी वो ये हैं कि इनमें से बड़े सारे हैकर, पहले तो ये हज़ारों हैकर्स हैं जो ये काम दुनिया भर के में बैठ के कर रहे हैं। और वो लोग, अब आप कहेंगे कि साहब वो तो हैकर्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं, तो भारत भी तो आईटी में सबसे आगे है, तो हम किसी से डरते हैं क्या? हमारे पास में हमारे युवा पूरी दुनिया में धूम है, हमारे युवाओं की पूरी दुनिया में धूम है, लेकिन हमारे युवा सर्विस सेक्टर में हैं। लोगों को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, अपनी कंपनी में फला काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये जो साइबर डिफेंस है, इस सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने इस दिशा में ज़्यादा काम नहीं किया। मैं इस पे आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तो मसला ये है कि ये इस तरह से लगातार उनका जो ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं। और वो ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, ये मोडस ऑपरेंडी एक बहुत इंटरनल आदमी से मुझे पता चली, जो सरकार के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के वो लोग हैं और पूरी दुनिया में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो भारत में जिस तरह के साइबर हमले हो रहे हैं, वो हमले चीन की धरती से नहीं किए जा रहे हैं। हैकर्स के जो हज़ारों लोगों का स्टाफ है, वो अलग अलग देशों में बैठकर अपने अटैक प्लान करता है। और भारत के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो साइबर अटैक कर रहे हैं। भारत की धरती से रहकर भारत के लोगों के ऊपर हाल में एक बड़ा ग्रुप इस तरह का पकड़ा गया है। अब आप कहेंगे कि साइबर अटैक करने से क्या हो जाता, बम थोड़ी गिरा दिया। दिक्कत यह है कि हमारी सारी चीज़ें जो चलती हैं, हमारी सारी की सारी चीज़ें जो चलती हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम धीरे धीरे करके कंप्यूटर के कारण हम पूरी दुनिया में हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बढ़ गई है। हमारे सारे चिट्ठी पत्री हिसाब किताब सब के सब उसी के अंदर होते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप अगर व्यापारी हैं और आपका टैली पूरा का पूरा डाटा कोई वॉश कर दे तो आप सिर धुनते रह जाएंगे, क्योंकि आपको, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने किसको कितना उधार लिया, किसको कितना उधार दिया, किससे मेरी लेनदारी है, किससे देनदारी है, मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, कहाँ पड़ी हुई है, कितना माल बिक गया, कितना माल ख़त्म हो गया, कौन सी चीज़ नई स्टॉक आनी है। जब आप छोटे से आपके कारोबार पे इतना व्यापक असर पड़ सकता है, तो जब देश के स्तर पर ये होगा तो क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों भारत साइबर वॉरफेयर में इतना कमज़ोर है। दरअसल हमको 4 स्तर पे तैयारी करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें यह है कि हमारा वॉरफेयर, हमारी तैयारी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा लीगल फ्रेमवर्क। वॉरफेयर मतलब कि हम जब ये लड़ाई होती है तो हम कैसे मुकाबला करें, कैसे उसको ब्लॉक करें, कैसे उस पर नज़र रखें, आगे के हमले से पहले ही जान लें। तैयारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे कंप्यूटर उन हमलों को कैसे रोकें, कैसे पहचानें, और ज़रूरत पड़ने पे हमारे अपने हैकर दूसरे देश में जाकर कैसे कंप्यूटरों में घुसें और जानकारी निकालें। ये सब वारफेयर से जुड़ी चीज़ें हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमको। दूसरा होता है देश का कानून, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। हमारे देश में कुछ ऐसे कानून बने जो साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी से जुड़े हुए कानून हैं, जिनके आधार पर डेटा चुराने वालों को हम पनिश कर सकें, उनके ऊपर एक्शन ले सकें। तो जब आप इन चारों चीज़ों में जाते हैं
तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि भारत में काम बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। सुस्त रफ्तार से ही नहीं बल्कि ये कछुए की रफ्तार से भी नहीं, घोंगे की रफ्तार से चल रहा है, जबकि चीन हमसे काफ़ी आगे तेज़ी से निकल चुका है। और हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो सरकार और सरकारी पार्टी के आसपास सेंट्रिक हैं, ये अभी आप समझेंगे, और उसके कारण हम अपनी सुरक्षा से लगातार कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। 2017 में चीन ने और हमने एक साथ वॉरफेयर पे काम करना शुरू किया था। 2017 में उनको एक बनाना था, उनका एक SSF है, स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स, वो उन्होंने तैयार कर लिया और वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर में आता है। स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स का काम सिर्फ साइबर हमले करना और साइबर हमलों को रोकना है। और जो बाकायदा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है चाइना का, उसके अंदर में आता है और वो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी दुनिया पे अटैक कर रहे हैं, सिर्फ भारत पे नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके वो साइबर अटैक कर रहे हैं, सबका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सबके डाटा में सेंध लगा रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मौसम विभाग के दफ्तर पे एक बम गिरा देंगे आप तो भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि मौसम विभाग की जानकारी और कंप्यूटर आप उनका उड़ा दें। तो ये देखने में ये रक्त रंजित नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो खतरा है ये भी बराबर का खतरा है। तो अब ये हालत है कि 2017 में उन्होंने काम शुरू किया, 2018 में हमने काम शुरू किया और हमारा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की बात हुई है हमारे यहाँ पे, जो कि अभी बहुत कमज़ोर शेप में है। हमारे पास NTRO है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, CERT है और NTRTO है। अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग स्टैंड अलोन काम कर रही हैं। और वहाँ पे जो स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स चाइना में बना हुआ है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे संस्थान विकसित किए हैं जहाँ तेज़ी से वो साइबर जो सिपाही हैं या हैकर्स हैं या साइबर अपराधी हैं जो सरकार के लिए काम करने वाले हैं, उनको वो तैयार कर रहे हैं, उनको पैदा कर रहे हैं। और ये काम वो लगातार किए जा रहे हैं और उनके पास एक बड़ी वर्कफोर्स है जो करीब 10 से 15 हज़ार की मानी जा रही है, जो पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। और यही काम हमने भी उनके साथ शुरू किया था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2015 में चीन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2017 में चीन नई पॉलिसी लेकर आ गया और उसका मकसद था कि 2027 तक नए साइबर सिक्योरिटी स्कूल तैयार करेगा जिनमें वो हैकर्स बनाएगा। और ये जो उनको 2027 तक बनाने थे वो उन्होंने 6 साल पहले 2021 में ही बना लीजिए। और इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ कर ली, यानी हम हथियार खरीदते रह गए, उन्होंने नए दौर के हथियार पैदा कर लिए हैं, जिसके मुकाबले के लिए हमने भी उनके साथ ही काम शुरू किया था करीब। लेकिन हमारे यहाँ 9 दिन चले 2.5 खोस, ये वाली स्थिति है। और अब तक हमारे हिंदुस्तान में वो एक भी इस मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, नेशनल साइबर सिक्योरिटी के मामले में कोई भी इंस्टीट्यूशन हम तैयार नहीं कर पाए हैं। और हम, अफसोस की बात है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसके ऊपर हम निर्भर हैं, हमारी निर्भरता उनके ऊपर है। 2017 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, चीन सामने आया, हम भी उसी दौरान उसके आसपास 2018 में हमने काम शुरू किया। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पेटेंट हैं उसमें से 64%, 5 लाख पेटेंट अकेले चीन के पास हैं। कुछ अमेरिका के पास हैं जिसका दूसरा नंबर है, भारत का नंबर 8वां है और हमारे पास ना के बराबर पेटेंट, जिसको कहते हैं कि करीब अब 5000 पेटेंट है हमारे पास 2011 से लेकर 2021 के बीच में, जबकि पूरी दुनिया AI टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा कर चुकी है। जब पेटेंट कोई करा लेगा तो उस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप बैठे हुए हैं, आप 8वें नंबर पे हैं। चाइना ने दुनिया के अधिकार 2/3 होता है ये, 2/3 ऑफ द पेटेंट्स ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीन हासिल कर चुका है और हम लोग बैठे हुए हैं टापते हुए। ये सब पिछली सरकार नेहरू ने कर दिया, इसकी स्थिति नहीं है। इसी सरकार के रहते ही ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं और ये बड़ा अफसोस की बात है। और जो जितने पेटेंट भी हैं वो 2011 से शुरू हो गए थे, तो कुछ 3 साल के पेटेंट आप उस सरकार के खाते में डाल देंगे तो और भी बुरा हाल है। और ये
हालत है। और हमारा जो टास्क फोर्स है इस पर हमने बनाया था, उसकी अभी दूसरे टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है। और लीगल फ्रेमवर्क जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सारी चीज़ों की कमज़ोरियों का आपको पता लगेगा। हमारे देश में 2017 में पुत्तुस्वामी बनाम भारत सरकार एक मामला आया था जिसमें ये कहा गया था कि प्राइवेसी लोगों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इतनी इस खबर को सुनते हुए आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेसी कितना बड़ा अधिकार होना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप डाटा सिक्योरिटी पर एक एक्ट लेकर आइए, ये भारत सरकार को कहा। और डाटा प्राइवेसी लॉ बनाने के लिए 2019 में एक प्रपोज़ल आया, वो अभी तक लटका हुआ है। जब आपके पास डाटा सिक्योरिटी के प्रोविज़न नहीं होंगे, डाटा सिक्योरिटी के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, आपके देश में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं होगी, एक कानून का सिस्टम नहीं बना होगा, तो आप कैसे तो किसी को पकड़ेंगे, कैसे तो आप किसी पे कार्रवाई करेंगे, कैसे तो आप उसकी सुरक्षा करेंगे। जब कानून के दायरे में क्या गलत है क्या सही है यही स्पष्ट नहीं होगा, कैसे लोगों के डाटा की हिफाजत करें यही स्पष्ट नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई सरकार को डाटा सिक्योरिटी बनाने में दिक्कत क्या है। डाटा सिक्योरिटी बनाने में दिक्कत सरकार को ये है कि हमारी जो सरकार का काम करने का तरीका है उसका सारा फोकस विदेशी हमले, विदेशी लोगों से ज़्यादा अपने देश के लोगों को शिकंजे में रखने में है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पे है कि देश के लोगों को कैसे काबू में रखा जाए और इनको कैसे हिलने ना दिया जाए। तरह तरह के प्राइवेसी को भंग करने वाले कानून आ रहे हैं, कभी टीके के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे आपका डाटा सरकार इकट्ठा कर रही है। अभी कानून आ गया कि अपराधी के नाम पे, अपराध के नाम पे, कभी कह रहे हैं महामारी के नाम पे, वो आपका डाटा लेते जाएंगे, रखते जाएंगे, लेते जाएंगे, रखते जाएंगे। और अगर डाटा सिक्योरिटी का कोई कानून आएगा तो सबसे पहले लोगों की डाटा की हिफाजत करेगा, और जब वो करेगा तो तुम पेगासस कैसे चलाओगे। तुम्हें तो पेगासस के ज़रिए बैकडेट में जाके लोगों के कंप्यूटर में एविडेंस भी प्लांट करने हैं, आपको दूसरे लोगों का डेटा भी चुराना है, आपको अपने ही लोगों के ऊपर साइबर अपराध कर रहे हैं स्टेट को। तो ये डाटा प्राइवेसी एक्ट नहीं ला रहे हैं। अब आप अगर निचोड़ देखें, जो चारों पांचों मेजर चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वारफेयर हो, एआई हो, लीगल फ्रेमवर्क हो, आप सारी की सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। आप बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और आप पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार की नीति चीन से निपटने से ज़्यादा इस देश पर कब्ज़ा करने की है। कब्ज़ा तो सरकार का वैसे ही होता है, सरकार तो मालिक है, देश के मालिक लोग हैं, लेकिन उनके बेहा पे सरकार ही देश को चला रही है। फिर क्या वजह है, और ये सोचने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि धीरे धीरे हमारी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। यूक्रेन में केवल बम गोले नहीं चल रहे हैं, रशियन हैकर लगातार यूक्रेन के डाटा को चुरा रहे हैं, उनके कंप्यूटर को ठप कर रहे हैं, उनके सिस्टम को फेल कर रहे हैं। अमेरिकन हैकर भी लगातार अपने काम में लगे हो। तो आप ये मान के चलिए कि अब केवल कन्वेंशनल वॉर नहीं होता है, अब गोला बारूद से ही लड़ाई नहीं होती है, अब ज़मीन पे बम नहीं गिराए जाते हैं। अब ये लड़ाई का नया स्वरूप भी है जिसमें हमारी सुरक्षा करीब करीब खाली पड़ी हुई है और उस पर सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे पास डाटा आना था, जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने बहुत सारे डाटा देने की बात कही थी, लेकिन मुझे लगा डाटा से बोझिल भी हो जाता है और उसके चक्कर में मुझे कई दिन रुकना पड़ेगा। तो अभी तक उपलब्ध जो जानकारी है उसके आधार पर आप समझने में कामयाब हुए होंगे कि किस तरह से हम लगातार पिछड़ रहे हैं और ऐसे देश से पिछड़ रहे हैं जो देश हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि पिछड़ ही नहीं रहे हैं, हमारी डिपेंडेंस उस पर बढ़ती जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।